हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लेक्चर नंबर 1 में। देखा जाए तो अपना रे ऑप्टिक्स का जो लेक्चर नंबर 23 है, ये रे ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है, कंप्लीट। इसमें रे ऑप्टिक्स पूरा हो चुका है, इसमें लेंस, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन सब हो चुके हैं। इसी से आगे हम लोग पढ़ते क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आप चाहो तो उसको इसमें जोड़ सकते हो या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को अलग से भी कंसिडर कर सकते हो। तो बेटा मेरी बात को ध्यान से आप समझिएगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या चीजें होनी है उस बात को समझिएगा। सबसे पहली बात क्या है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है क्या सर। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है ना, वो हमारे जीवन में हर तरफ होते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग कहीं मतलब जहां पे भी देखते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमें नजर आ सकते हैं। कैसे? आपके फोन का सेल्फी कैमरा, दैट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आपके फोन का बैक कैमरा, वो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। आप जिस तरीके से सर को देख रहे हो, जिस इंस्ट्रूमेंट के कारण सर को देख रहे हो, दैट इज कैमरा, ये भी अपने आप में एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। कोई भी डीएसएलआर हो गया, कोई भी डिजिटल कैमरा हो गया, पुराने रील वाले कैमरा हो गए, या फिर जो अपने कैम कोडर्स हो गए, प्रोफेशनल कैमरे हो गए, और महंगा कैमरा हो गया, ऑल आर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ कैमरा ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, नहीं, उसमें कई सारे और भी इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। जस्ट लाइक कि जैसे कैमरा के अंदर हम लोग बात करें तो लेंस लगता है, तो लेंस अपने आप में एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के लेंस होते हैं, तो ठीक है, एक तो यही पार्ट हो गया। उसके अलावा भी कई और प्रकार के लेंस हमारे जीवन में काम आते हैं। जैसे एक लेंस ये होता है कि जैसे अभी आप लोग बायो के स्टूडेंट हो, तो बायो के स्टूडेंट्स के लिए क्या काम आता है? बायो के स्टूडेंट्स के लिए काम आता है क्या? मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको उनको सबसे जरूरत किस चीज़ की पड़ती है कि वो छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स है उनको देख पाए। तो उनको कैसे देख पाएंगे वो लोग? उनको देखने के लिए उन लोगों को ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जो नेकेड आइज से जिनको देखना पॉसिबल नहीं हो। तो इसीलिए वो लोग माइक्रोस्कोप्स का यूज करते हैं, जिसमें भी दो प्रकार के माइक्रोस्कोप हम लोग पढ़ते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके अलावा जैसे मान लीजिए कि आप में से कुछ लोग अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग करने वाले हैं, आने वाले टाइम में मैथ्स अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप लोग एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स की तरफ जाएं, या इस तरह की बातें अगर आप लोग करें कि आप लोगों को स्पेस और जो एस्ट्रोनॉमी है इसके बारे में अगर आपको इंटरेस्ट आने लगे, तो समझ रहे हो ना, स्पेस इंजीनियरिंग के अंदर, तो फिर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाएगी? वो हो जाएगा कि दूर की चीज़ों को आप लोग आसानी से देख पाओ। कहाँ बैठ के? अपने घर पे बैठ के, अपने घर की छत पे बैठ के, या आस पड़ोस की छत पे बैठ के। क्या क्या देखने वाली चीज़ें होंगी दूर की ये नहीं कि तुम यहाँ बैठे हो और तुम लोगों को पाकिस्तान में देखना है, नहीं। दूर ये भी नहीं कि इतना दूर नहीं सर, यहाँ बैठे हुए हैं जयपुर में देखना है, नहीं। मैं बात कर रहा हूँ तुम यहाँ बैठे हो, तुमको चांद को देखना है। कौन सा वाला चांद? असली वाला चांद। गेटिंग माय पॉइंट? तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुम लोगों को किसको देखना है? मार्स को देखना है। तुम लोगों को किसको देखना है? वीनस को देखना है, शुक्र ग्रह को, मंगल ग्रह को, और इवन सैटर्न को आपको देखना है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स को आपको देखना है सोलर सिस्टम के अंदर। अब आप कहो कि मैं तो घर में बैठे बैठे सन को देख लूंगा, नहीं बेटा, ऐसी गलतियां नहीं करते, वरना आप देखने लायक नहीं बचोगे, ठीक है। तो उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती है जिसको हम लोग देख सकते हैं स्पेस के अंदर। अब मैं सबके नाम आपको लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस आप समझ रहे होंगे, आपको फील आ रही होगी कि हाँ, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं जिनके द्वारा हम लोग दुनिया में अनेक अनेक चीज़ों को देख सकते हैं। उनको बोलते हैं टेलीस्कोप। तो बेटा टेलीस्कोप भी कई लोगों ने बनाए, गैलीलियो ने बनाए, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप भी होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कई प्रकार के टेलीस्कोप इस दुनिया में बने हैं। उनमें से कुछ दो चार हम लोग पढ़ेंगे। तो जो टेलीस्कोप हम लोग पढ़ेंगे वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो बेसिकली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे सिलेबस का पार्ट क्या क्या है? एक तो माइक्रोस्कोप हो गया, एक टेलीस्कोप हो गया, जो मेजर पार्ट है। उसके बाद तीसरा जो मेजर इंस्ट्रूमेंट होता है ऑप्टिकल, वो तीसरा मेजर नहीं, अगर देखा जाए तो वो दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके बिना दुनिया के सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ही बेकार है। बहुत बेकार नहीं, बिना किसी काम के हैं। क्यों काम के नहीं है? क्योंकि उसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप दुनिया के किसी भी पिक्चर को देखते हो, किसी भी कैमरे का इस्तेमाल करते हो, किसी भी कैमरे का इस्तेमाल होता है, और वो इंस्ट्रूमेंट है भगवान के द्वारा दी गई आपकी दो आंखें, वो भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। वो अलग बात है कि वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो नेचुरल है, हम लोगों को गिफ्टेड मिलती है, भगवान हमें बना के देता है। वो जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज आइज, तो वो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त और बहुत पावरफुल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। उसकी इंजीनियरिंग बाकी सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के इंजीनियरिंग के सामने बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा यूनिक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। गेटिंग माय पॉइंट?
तो हम लोग बात करेंगे अब यहाँ पे ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे। अब उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी कई बार ढंग से केयर नहीं करी जाए, ढंग से ध्यान नहीं रखा जाए, या जेनेटिकली प्रॉब्लम हो कुछ ना कुछ किसी ना किसी कारण से, और या फिर आज का जो एनवायरनमेंट है, खान पान है, उसके कारण उसमें जो आइज है उसके अंदर भी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो उनको हम छोटे छोटे डिफेक्ट्स बोलते हैं। ये डिफेक्ट हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डिफरेंट तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, वो डिफेक्ट हमें पढ़ना है, ह्यूमन आई में पढ़ना है। उसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में टेलीस्कोप पढ़ना है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह पढ़ना है। तो ये मेजर पार्ट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। अब बात यह है, मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है कि भैया वो सारे ही इंस्ट्रूमेंट किसी ना किसी पर्पस के लिए होते हैं, और वो सारे पर्पस तभी फुलफिल हो सकते हैं जब ह्यूमन के पास आइज हो। अगर ह्यूमन किसी भी इंसान के पास दुनिया में आइज ही नहीं होती तो दुनिया में किसी भी कैमरे का कोई महत्व नहीं होता। गेटिंग माय पॉइंट। लोग फिर कैमरे की तरफ जाते ही नहीं, लोग फिर फिल्म्स की तरफ जाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि आंखें ही नहीं, तो देखेगा क्या आदमी। सही बात है ना। तो आंखें हैं लोगों के पास में, उसी का नतीजा है कि लोग फिल्म्स बना रहे हैं, उसी का नतीजा है कि हम लोग यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आप लोग पढ़ पा रहे हो, और उसी का नतीजा है कि आप लोग इस खूबसूरत दुनिया को देख पा रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये सारी बातें यहाँ पे हुई है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। तो बेसिकली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, हाँ भाई। तो अब मैं आपके सामने बात करूंगा एक एक करके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। बेटा उससे पहले मैं आपको कुछ फिनोमिना है जो समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, फील कराना चाहता हूँ। तो आई डोंट थिंक कि ये आपको ऐसे ही पढ़ के कहीं से फील हो जाएगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझिए इस बात को ध्यान से। बेटा ये बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ है जो मैंने खुद फील करी, इसलिए आपको समझाना चाहता हूँ, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं बुक्स में बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ा हो, बस फील करी, जो पढ़ा उसको देख के फील किया, दिमाग में सोचा कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, और सोचा तो फिर और लगा कि हाँ भाई बात तो सही है, इस प्रकार की चीज़ें इसी प्रकार से इसको अपने समझ में आ जाना चाहिए, और ऐसे ही हम लोग बच्चों को समझा सकते हैं। तो बात क्या है, जैसे ये चौक है, अब इस चौक की साइज क्या है। जैसे हम लोगों ने अब तक रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है मैग्निफिकेशन। तो बेटा रे ऑप्टिक्स का जो मैग्निफिकेशन है वहां बेसिकली बात किस चीज की होती है, वहां बेसिकली बात होती है किस चीज की, बात होती है वहां पे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट कि इमेज की हाइट कितनी थी और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हो गई, उससे हम लोग मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा चीज समझाता हूँ जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है कि भैया इसकी समथिंग लेंथ थी, हाइट थी मतलब। अब मैंने इसको यहाँ से देखा, तो क्या ये जो चौक है, क्या ये मेरे लिए बहुत बड़ी चौक है? बड़ी चौक है, छोटी चौक है? सर वैसे छोटी है, पर कम से कम दिख तो रही है। अबे सही है ना, कम से कम मेरे को दिख तो रही है ये चौक है। गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं आपको कहूं कि मेरे लिए इस चौक को बिना चेंज करे मेरे लिए छोटा कर दो, इससे बिना कोई इसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज करे इसको छोटा कर दो। तो कैसे करोगे छोटा? भाई ये चौक मुझे छोटी कब लगेगी? दिमाग लगाओ बेटा, ये एक्सपेरिमेंट एक तरह समझ लीजिए, आप बुद्धि चलाइए। ये चौक मुझे छोटी कब लगेगी? कब लगेगी ये चौक मुझे छोटी? जब ये चौक मुझसे दूर रखी होगी। सोच के देखो कि अगर इस चौक को मैं अपने आप से बहुत दूर ले जाऊं, बहुत दूर ले जाऊं, बहुत दूर ले जाऊं, तो ये चौक मुझे बहुत छोटी दिखाई देगी। सोचो एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा तो नहीं है, नॉर्मल सा बच्चा है, 11वीं क्लास का, नर्सरी में पढ़ता है, और आप हॉस्टल की 4th फ्लोर से खड़े होकर उस बच्चे को देखते हो जो कि नर्सरी के 11th क्लास में पढ़ता है। ठीक है, उसकी हाइट समथिंग 5 फीट 5.5 फीट मान लीजिए, ऐसे कुछ हाइट है उसकी। तो जब वो आपके सामने खड़ा होगा तो 5.5 फीट का आदमी आपको क्या इतना सा दिखाई देगा? नहीं सर। अच्छा खासा बड़ा दिखाई देगा? हाँ सर। अब सही बात है ना। मान लीजिए कि जैसे हमने बात करी किसकी, बच्चे की बात करें, तो बच्चा जो है हम लोगों को 5.5 फीट का बच्चा जो है अगर सामने लाके खड़ा कर दिया जाए, बिल्कुल यही रख दिया जाए उसको, तो क्या वो मुझे छोटा से दिखाई देगा?
नहीं सर। अच्छा खासा बड़ा दिखाई देगा, हाँ सर। अब ऐसा तो नहीं है ना उसको देख के बोलेंगे बस इतना सा है तू, अबे सही है ना, तो क्या इतना सा तो दिखाई नहीं देगा अपने को, वो अपने को बड़ा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? बड़ा। सोच अगर तुम लोग 4th फ्लोर पे बैठे हो या 5th फ्लोर पे बैठे हो, वैसे भी यहाँ पे बहुत हॉस्टल्स हैं, अगर तुम लोग 5th फ्लोर पे बैठे हो, 5th फ्लोर पे, वहां की बालकनी से उस 5.5 फीट के बच्चे को जो कि रोड पे बहुत दूर था उसको देख रहे हो ऐसे कर करके, है ना, जब तुम उसको देख रहे होंगे तो तुम्हें वो क्या बहुत बड़ा दिखाई देगा कि बहुत छोटा दिखाई देगा? दिमाग लगाओ भैया, कैसा दिखाई देगा? बहुत छोटा। सोच अगर तुम्हें बाई चांस कोई उठा के यहाँ से बुर्ज खलीफा लेके चला जाए और उसके तुम्हें अच्छे खासे फ्लोर पे रख दिया जाए, अराउंड मान लीजिए कि तुम्हें उस पर रख दिया जाए 36th फ्लोर पे या फिर 45th फ्लोर पे। अब तुम 45वें फ्लोर पे बैठ के, है ना, किसको देख रहे हो? 45वें फ्लोर पे बैठ के तुम देख रहे हो किसी बच्चे को, 5.5 फीट वाले को, चलो हटाओ 5.5 पे, तुम किसी अरब वाले व्यक्ति को देख, अरब के आदमी को देख रहे हो जिसकी हाइट और अच्छी है, 6 फीट हाइट है, तो तुम वहां से 6 फीट के आदमी को ऊपर से देख रहे हो, तो क्या तुम्हें वो 6 फीट जैसा दिखाई देगा? अबे तुम क्या बोलोगे? भाई सबके सब बच्चे दिखते हैं वहां से, इतने से आदमी दिखते हैं, इतने से। गेटिंग माई पॉइंट? तो 45th फ्लोर पे अगर तुम बैठे होंगे तो तुम्हें सारे के सारे व्यक्ति जो 6-6 फीट के हैं रोड पे घूमते हुए हो सकता है कि दिख ही नहीं रहे हो कुछ, तो इट मे बी पॉसिबल। मैं 45th फ्लोर पे जाके मैंने लोगों को नहीं देखा है, ठीक है, अगर आप कभी जाओ 45th फ्लोर पे तो वहां जाके जरूर देखना कि तुम्हें कैसे दिखाई देते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? बुर्ज खलीफा के अगर मैं जाऊंगा तो मैं जाके तुम्हें जरूर बताऊंगा कि कैसे दिखते हैं, उसके लिए आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दे जाइएगा, मैं बता दूंगा आपको फोन करके कैसे दिखते हैं। बेटा ठीक है, ये तो मजाक वाली बात हो गई। बात अपन और आगे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब सर कि किसी की पर्टिकुलर व्यक्ति की हाइट जो हमें दिखाई दे रही है वो एक्चुअली सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसकी हाइट क्या है, वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि वो रखा कहां पर है, वो बैठा कहां पर है, वो है नहीं है कौन, इससे मतलब नहीं है, वो कहां रखा हुआ है इस चीज से मतलब है। जैसे हवाई जहाज में तुम बैठे हुए हो भाई साहब, तुम किसी सिटी को अगर मान लीजिए, अगर तुम किसी की सिटी को देखते हो थोड़ी सी, जैसे मान लीजिए तुम दुबई देख रहे हो, अब दुबई कहां से देख रहे हो तुम लोग? बुर्ज खलीफा के एकदम टॉप फ्लोर पे बैठे हो, वहीं पे आकर बालकनी में बैठे हो, चाय वाय पी रहे हो, हवा चल रही है, पकड़ के बैठे हुए हो किसी पिलर विलर को, बहुत तेज हवा चल रही है वहां पे। अब तुम पूरा दुबई देख रहे हो, तुम्हें अच्छा खासा बड़ा दिखाई देगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा मतलब बड़ा दिखाई देगा, तुम्हें वहां से पूरा दुबई दिखाई देगा। बट अगर मान लीजिए कि तुम लोग फ्लाइट ले लिए हो, स्काई डाइविंग करने के लिए जा रहे हो और तुम्हारी फ्लाइट अच्छी खासी हाइट पे पहुंच चुकी है, वहां से जो तुम्हें दुबई दिखाई देगा वो बहुत ही छोटा दिखाई देगा। मतलब बेसिकली बात यह है कि डिस्टेंस बढ़ने पर बड़े बड़े शहर भी छोटे हो जाते हैं। तो सर इसका मतलब हमें किसी बॉडी को, उसकी इमेज को बड़ा नहीं करना, हमें कुछ ऐसा करना है कि वो हमारे आंखों के अनुसार बड़ी हो जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? सोच के देखो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे तुम 45th फ्लोर पे खड़े हुए हो और एक यहाँ बच्चा नीचे बैठा हुआ है 5.5 फीट का, और अगर तुम लोगों ने ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट बना लिया इससे उसकी हाइट जो है वो 4 गुना हो गई, तो 5.5 फीट से तुम्हें 22 फीट का दिखाई देगा, लेकिन 45th फ्लोर से तो आज भी वो तुम्हें छोटा ही दिखाई देगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो तुम्हें बेसिकली करना क्या है? तुम्हें बेसिकली 2 चीजें करनी है। एक तो वो तुम्हें पास में अपीयर हो अपने से, एक बड़ा अपीयर हो। अगर पास में अपीयर नहीं होता, दूर भी अपीयर होता है तो भी चलेगा, पर कम से कम बड़ा अपीयर हो। आई मेरी बात समझ में? उसकी हाइट बड़ी या नहीं बड़ी इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें किस चीज से मतलब है? तुम्हारी आंखों के अनुसार उसकी कितनी बड़ी इमेज बन रही है। तो बेटा यहां पे एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं देसी भाषा में एंगुलर मैग्निफिकेशन। कौन सा मैग्निफिकेशन? एंगुलर मैग्निफिकेशन। मैं आपको इसका हल्का सा और समझाता हूं। ये ह्यूमन आई है ना, ये ह्यूमन आई है बेटा। यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये ह्यूमन आई है और यहां पे क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी है? जैसे मेरी बात समझिएगा, ऐसे हाइट है इस ऑब्जेक्ट की, तो बेटा यहां से एक रे गिरी और रेटिना पे जो एंगल फॉर्म करेगा, आई मेरी बात समझ, रेटिना पे जो एंगल फॉर्म करेगा उसके हिसाब से इमेज की साइज डिफाइंड होगी। सोच के देख कि इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं उठा के बहुत ही दूर रख दूं,
सेम हाइट का ऑब्जेक्ट है और बहुत दूर रख दिया गया है इस ऑब्जेक्ट को, आज मोटा नहीं हुआ है, मोटा बन गया है गलती से, ऐसा नहीं कि दूर चला गया तो मोटा हो गया। हाँ भैया, ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख दिया गया है, तो इस केस में मैं कहूंगा कि भैया जो इसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज रेटिना पे कितना एंगल बनाएगी, बहुत ही छोटा। तो बेटा भले ही वो सेम साइज का ऑब्जेक्ट था, लेकिन दूर जाने पर उसकी जो इमेज है, उसकी जो साइज है अकॉर्डिंग टू दिस आई, ये ह्यूमन आई है, इस आंख के अनुसार उस ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो छोटी हो गई है। हमारा मकसद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ऑब्जेक्ट की साइज बड़ा नहीं करना, इमेज की साइज बड़ी नहीं करनी, इमेज की साइज आंख के अनुसार बड़ी करनी है। गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए यहां पे हल्का सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट की, मैं ऐसे बात कर सकता हूं कि इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, दिस इज थीटा डैश बाय थीटा। सर थीटा डैश क्या था? इमेज की हाइट कितनी, सॉरी इमेज कितना एंगल बना, जो इमेज बनी फाइनली वो कितना एंगल बना रही है आंख पर, और थीटा ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कितना एंगल बना रहा था आंख पे, दैट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। गेटिंग माय पॉइंट? बेसिकली तुमको ये बात समझ में आ रही है कि एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? हाइट, सॉरी एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज ऑन आई, ऑन ह्यूमन आई डिवाइड बाय एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन ह्यूमन आई। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा इस प्रकार से हम लोग इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन को लिखते हैं। तो दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन, जिसके बारे में मैं बहुत डिटेल में और इस चैप्टर में मैं इसी के बारे में बातें करूंगा आप लोगों के सामने। लेकिन सबसे पहले आप इस बात को समझिए, और जो मैंने आपको कहानी समझाई ये भी कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, उनकी हाइट हमारे अकॉर्डिंग किसी की बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, वो डिपेंड करता है कि वो हमसे दूर बैठे हैं या हमसे पास में है। तो मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट की हाइट पे ही निर्भर नहीं करता, ये ऑब्जेक्ट की हाइट और डिस्टेंस पर भी निर्भर करता है कि डिस्टेंस कितनी दूर है। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? तो बेटा अब मैं यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फिर मैं यहां से आगे बढ़ता हूं फटाफट से। हाँ जी, तो बेटा आगे बढ़ने से पहले, एंगुलर मैग्निफिकेशन, सिंपल माइक्रोस्कोप, इन सब की बातें करने से पहले मैं आप छोटी सी यहाँ पे बात करना चाहूँगा, जो ह्यूमन आई होती है उसके ऊपर मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा। तो भैया ये ह्यूमन आई है ना, तो ह्यूमन आई पे जैसे दो प्रकार से इमेज फॉर्म हो सकती है, मतलब कई प्रकार से हो सकती है, पर दो प्रकार की मैं स्टेट आपको समझाऊंगा। पहली है कि मान लीजिए जो इमेज थी, ऑब्जेक्ट जो था, मान लीजिए वो कहीं पर बहुत दूर रखा था, बहुत दूर, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, बहुत दूर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और इमेज यहाँ पे रेटिना पे फॉर्म हो गई। गेटिंग माय पॉइंट? तो इमेज रेटिना पे फॉर्म हो गई, ये बहुत दूर ऐसे रखा हुआ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इस केस में अगर मैं बात करूं, तो इस केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो समथिंग डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। सर डी क्या है बताता हूं। डी जो है उसको हम बोल सकते हैं नियर पॉइंट, नियर पॉइंट। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर होती है, मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो रेटिना पे हो जाएगी। इस केस में जो आई होती है वो मोस्ट स्ट्रेन्ड कंडीशन में होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड होती है, वो एकदम खिंची हुई होती है। गेटिंग माय पॉइंट? और इस केस में रिलैक्स होती है आंखें, रिलैक्स्ड आई, वो भी मोस्ट, तो मोस्ट रिलैक्स्ड आई। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे मोस्ट रिलैक्स कंडीशन में होती है, यहाँ पे मोस्ट स्ट्रेन्ड कंडीशन में होती है। तो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मोस्ट रिलैक्स्ड आई का मतलब है कि जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बने, और मोस्ट स्ट्रेन्ड का मतलब है कि 25 सेंटीमीटर पे बने। इससे कम होगी तो फिर आई जो है ना वो मतलब अपनी जो स्थिति है वो खुद ही खराब करने लग जाती है। मतलब तुम लोग जानते हो यार ये सब चीजें, ये मतलब ऐसा उससे कम अगर होगा तो आंखों पे फिर ज़्यादा जोर पड़ता है और दिक्कत आती है विजन में या देखने में, उस चीज़ को आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाता है। तो
25 सेंटीमीटर जो होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर से कम। गेटिंग माई पॉइंट। तो मोस्ट रिलैक्स्ड आई हो गई और ये मोस्ट स्ट्रेन्ड कंडीशन हो गई आइस की। तो बेटा दोनों में से कोई एक स्थिति के ऊपर बार बार सवाल आएंगे, वो कैसे आएंगे मैं आपको सब समझा दूंगा। अभी आप आगे बढ़ते हैं, एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। नया टॉपिक जो है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। नया टॉपिक जो है वो क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप पे मैं कुछ कुछ केस यहाँ पे लूंगा, उस डायग्राम को ध्यान से देखिए आप। मैं डायग्राम बना रहा हूँ बेटा, यहाँ पे क्या डायग्राम हो जाएगा, जैसे आंखें हैं, अब ये जो आंखें हैं ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की इमेज बना रही है। इस ऑब्जेक्ट की हाइट हम मान सकते हैं क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहां से यहां तक हम लोग अगर डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो एक एंगल आएगा जिसको हम बोल सकते हैं अल्फा एंगल, एंड दिस डिस्टेंस वी कैन कंसीडर एज डी। कि इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं डी डिस्टेंस पे रखता हूं, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं डी डिस्टेंस पे रखता हूं तो एच नॉट हाइट का जो ऑब्जेक्ट है वो अल्फा एंगल फॉर्म करता है आंखों पर। तो रेटिना पे कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, अल्फा। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा आप सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप एक जस्ट एक कन्वर्जिंग लेंस होता है लो फोकल लेंथ का। इट इज नथिंग बट जस्ट ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ लो फोकल लेंथ। उसको कैसे यूज करते हैं बताता हूं मैं आपको। यहां पर एक उस लेंस को लगा लीजिए, गेटिंग माय पॉइंट, ऐसे चिक 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 चिक। यहां पे आई को लगा लीजिए इस प्रकार से, आंखों को लगा रहने दीजिए यहां पर। गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या हो रहा है ना, जो अपना ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रख दिया जो कि समथिंग यू डिस्टेंस पर था। कितने डिस्टेंस पर, यू डिस्टेंस पर। तो बेटा यहां से दो रे निकली, एक रे निकलेगी सीधी, एक रे निकलेगी ऐसे, ये ऐसे जाके ऐसे मिलेंगी और ये ऐसे जाके ऐसे 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 करते 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 यहाँ जाके यहाँ जाके यहाँ जाके मिल जाएंगी। ऐसा मिलेंगी नहीं, ऐसा हमें प्रतीत होगा कि ये कहीं यहीं से आ रही थी। तो ये जो ऑब्जेक्ट दो जहाँ पे इमेज हमें प्रतीत होंगी वो हम मान लेंगे हाइट ऑफ इमेज। गेटिंग माय पॉइंट। और इसको हम बोल सकते हैं डिस्टेंस v। दिस इज द इमेज डिस्टेंस, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब सही है ना। तो इसको मैं बोल दूंगा फोकल लेंथ इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो बेटा इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर केस में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस एंगल, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज अल्फा। व्हाट इज द अपना कौन सा मैग्निफिकेशन है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैं कह दूंगा यहां पे कि एंगुलर मैग्निफिकेशन जो हो जाएगा उसकी वैल्यू बन जाएगी कितनी, ऑब्जेक्ट की हाइट, सॉरी इमेज का जो एंगल फॉर्म हो रहा है आंखों पे डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट का जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज बीटा बाई अल्फा। ओबे सर, जोरदार सर, जबरदस्त सर। तो भैया बीटा बाई अल्फा हो रहा है, तो भैया ध्यान से देखिएगा, बीटा क्या हो जाएगा भैया, बीटा हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, पहले अल्फा बताइए। अल्फा इज HO अपॉन D। ठीक है, इसी प्रकार से बीटा हो जाएगा, बीटा बराबर ये कितना है बेटा, HO। तो मैं कह सकता हूं या तो इसको मैं बोल सकता हूं HI बाय पूरा डिस्टेंस V, या मैं बोल सकता हूं HO बाय U। अब सही है ना। तो बीटा बाय अल्फा अगर मैं करूंगा इसके द्वारा तो आंसर में आएगा D बाय यू। बेटा बीटा यहां रखोगे, बीटा इज HO बाय यू, और अल्फा रखोगे तो HO बाय D ऊपर चल जाएगा, तो HO से HO कैंसिल हो जाएगा, एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन जो आएगा वो आएगा D बाय यू। सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन जो आता है वो कितना आता है, D बाय यू। अब यहां पे खेल शुरू होता है बहुत जोरदार जबरदस्त। कैसे सर,
यहां दो प्रकार के केस बन सकते हैं। देखो मेरी बात ध्यान समझिएगा, पहले समझिए इसको चीज को। यू, अगर मैं बोलूं कि इफ इमेज, सॉरी ऐसा नहीं, इफ आईज आर मोस्ट रिलैक्स्ड, आईज जो थी वो मोस्ट रिलैक्स्ड थी, आराम से देख रही थी, तो इसका मतलब जो इमेज फॉर्म हुई वो इंफिनिटी पे हुई। इट मीन्स व्हाट इट इंप्लाइज दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। जो इमेज है वो इंफिनिटी पे फॉर्म हुई है। ओके भाई, ठीक है भाई, समझते हैं भाई इस बात को हम लोग अच्छे से। ये इमेज, इसका मतलब कहाँ फॉर्म हुई है? इंफिनिटी पे। तो बेटा एक केस तो ये हो गया कि इमेज कहाँ फॉर्म हुई है? इंफिनिटी पे। इसी में मैं एक सेकंड केस भी लूंगा, है ना, आपको दिख रहा है बेटा इधर की साइड में, है ना, इसमें मैं सेकंड केस भी लूंगा। सेकंड केस में क्या ले लूंगा कि इफ आईज आर मोस्ट स्ट्रेन्ड, तो इस केस में जो इमेज होएगी, इमेज विल फॉर्म ऑन, कहां पे फॉर्म होएगी? ऑन डिस्टेंस डी फ्रॉम आई, या लेंस, क्योंकि हमने लेंस के बिल्कुल पास में लगा के रखा हुआ है। माइक्रोस्कोप में कैसे देखते हैं? पर ऐसे करके देखते हैं ना, तो आंख को बिल्कुल लेंस के पास में लगा के रखते हैं, तो लेंस से हो या आई से हो, डिस्टेंस विल रिमेन सेम। तो बेटा आगे दो मैंने यहाँ पे केस लिए हैं कि एक इमेज कहाँ बनी है, एक इमेज बनी है डी डिस्टेंस पे। तो मान लीजिए ये केस जो है वो डी डिस्टेंस का है, कि इमेज जो है वो डी डिस्टेंस पे बन चुकी है। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो व्हाट इज, देखिए समझना बात को, यहाँ पे u कितना है, हम लोग कितना बोल सकते हैं? -u डाल सकते हैं। तो 1/-d, और माइनस डालेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 1/u बराबर 1/ फोकल लेंथ f। तो ये चीज इधर जाएगी, सोल्व करने पे u हो जाएगा d इंटू f/d प्लस f। मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये हो रहा है u बराबर df/d प्लस f। मतलब कि ऑब्जेक्ट को अगर तुम इस डिस्टेंस पे रखोगे, df/d प्लस f पर, ऑब्जेक्ट को अगर तुम इस डिस्टेंस पे रखोगे तो जो इमेज फॉर्म होगी वो d डिस्टेंस पर फॉर्म हो जाएगी, और d डिस्टेंस पर अगर इमेज फॉर्म होगी तो इसका मतलब आंखें जो है वो मोस्ट स्ट्रेन्ड कंडीशन में होगी। तो बेटा इस केस में u की वैल्यू आई df/d प्लस f, और इस केस में मैग्निफिकेशन आएगा d/u। तो d को तो d रहने दीजिए, और u कितना है अपने पास में? d इंटू f/d प्लस f। भाई साहब d से d उड़ा दीजिए, सोल्व करने पे कितना आएगा? d प्लस f/f। तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा d/f प्लस 1। दिस इज द मैग्निफिकेशन। तो बेटा देख लीजिए एक बार, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे पूरा कंप्लीटली d/f प्लस 1 मैग्निफिकेशन आ गया है। हाँ जी, तो बेटा ये किस चीज का मैग्निफिकेशन आया d/f प्लस 1? ये आया है कि अगर मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट को जो है, मैं ऑब्जेक्ट को कुछ इतने डिस्टेंस पे रखता हूं कि जो मुझे आंखें हैं वो मोस्ट स्ट्रेन्ड करके इस इमेज को देखनी पड़े। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब देखो एंगल बीटा विल रिमेन सेम, बीटा विल रिमेन सेम, बट आंखें जो है वो मोस्ट स्ट्रेन हो जाएगी इस पर्टिकुलर केस में। अगर आंखों को मोस्ट रिलैक्स करना है, आपको आंखों को रिलैक्स करना है, इसका मतलब इमेज शुड बी एट इंफिनिटी। बेटा इमेज इंफिनिटी पे कब फॉर्म करेगी? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकल लेंथ। गेटिंग माय फोकस पॉइंट, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट फोकस पॉइंट। तो बेटा इस पर्टिकुलर केस में मैग्निफिकेशन जो हो जाएगा वो बन जाएगा d/u। तो u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होनी चाहिए फोकल लेंथ के ऊपर, मतलब फोकल लेंथ के बराबर। तो इसका मतलब यहां से मैग्निफिकेशन आएगा d/f। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये वो मैग्निफिकेशन है जब आंखें
जब हमारी आंखें मोस्ट रिलैक्स है, और ये वो मैग्निफिकेशन है जब आंखें मोस्ट स्ट्रेंड है। हमें समझ में आ रहा है ना? इस केस में मैंने कुछ नहीं करा, मैं जल्दी से दोबारा बता देता हूं। मैंने कुछ नहीं करा, डायग्राम बनाया है बेटा, u और v माना है, v की वैल्यू मैंने d मान ली। अगर d मानूंगा तो आंखें मोस्ट स्ट्रेंड होगी, उस केस में मैंने u निकाला, वो आया df अपॉन d प्लस एफ, उसको उठा के मैग्निफिकेशन के u वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो u की जगह df अपॉन d प्लस एफ कर दिया। सोल्व करने पे ये 1 प्लस d बाई एफ आ चुका है। बहुत जल्दी जल्दी कर दिया है हम लोगों ने, बहुत जोरदार काम हो चुका है। यहाँ पे बच्चे लोग कंफ्यूज हो चुके हैं, धज्जियां उड़ चुकी है, सर से ऊपर जा चुका है। नहीं, अबे आ रहा है ना? मैग्निफिकेशन की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में, इफ आईज आर नो मोस्ट रिलैक्स, हाँ बहुत दूर बन रही है, आराम से देख रही है आंखें, कोई परेशानी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं हो रही है, बहुत दूर। अभी अपन रात को चांद तारों को देखते हैं आराम से छत पे बैठे, कितने रिलैक्स कंडीशन में देखते हैं ना, बहुत दूर है, आंखों को कोई स्ट्रेन नहीं हो रहा है ना? लेकिन मान लीजिए जैसे हम लोग किसको देखकर सोते हैं, आसपास की किसी चीजों को देखकर सोते हैं, तो हमें कितना मतलब आंखों को इरिटेशन हो जाती है। अगर हम बहुत ज्यादा पास से किसी चीज को देखते हैं तो मोस्ट स्ट्रेन कंडीशन में हो जाती है। बेटा जो पुराने जो लोग हुआ करते थे, जो खुले में सोते थे, है ना, सोने की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ और मत समझना, जो खुले में सोते थे, तो वो लोग जब छत पे या फिर अपने बाहर चौक में जब सोते थे, तो रात के टाइम पे किस चीज को देखा करते थे? आसमान को। ऐसे तो है नहीं ना, उनके पास फोन हुआ करते थे, तो फोन तो था ही नहीं उन लोगों के पास में इतने, और स्पेशली स्मार्टफोन्स तो होते ही नहीं थे, तो आराम से ऊपर देखते थे, अंधेरा हो चुका होता था, है ना, आराम से ऊपर देख रहे हैं, आके बहुत रिलैक्स हो चुकी और बहुत अच्छी नींद उन लोगों को आया करती थी। आजकल क्या हो रहा है, खुले में तो सोते नहीं है लोग बाग, मैं फिर से सोने की बात कर रहा हूँ, तो जहाँ भी सोते हैं आसमान आसमान दिखता नहीं है, कंटिन्यूसली फोन दिखता रहता है, 12-1-3 बजे तक, 2 बजे तक, 1 बजे तक तो लगातार बच्चे लोग और इवन बड़े लोग भी फोन में घुसे रहते हैं, फिर नींद ढंग से आती नहीं है। चलो ठीक है, तो एक साइड की बात हो गई। बात यह है कि मैग्निफिकेशन मोस्ट रिलैक्स आई के कंडीशन में d बाई एफ, मैग्निफिकेशन मोस्ट स्ट्रेंड कंडीशन में d बाई एफ प्लस 1। तो बेटा पहले फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ सवाल कराऊंगा बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, तो बेटा सवाल नोट डाउन कीजिए फटाफट से, स्क्रीन पर सवाल आएगा, जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको, है ना, फटाफट से। हाँ जी, तो आई डोंट थिंक इससे लल्लू सवाल आज तक आपने जीवन में कभी देखा होगा। इसने क्या बोला है, फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इज 5 सेंटीमीटर। इन्होंने पूछा है कि मैग्निफिकेशन फॉर रिलैक्स आई कितना आएगा, रिलैक्स आई के लिए मैग्निफिकेशन d बाई एफ, डी कितना होता है 25 बाई एफ कितना होता है 5, आंसर इज 5। खत्म बात, सेंटीमीटर मत लगा देना वरना उल्लू बन जाओगे। अब मैग्निफिकेशन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है भाई साहब, यूनिट लेस क्वांटिटी है। सेकंड क्या पूछा है इन लोगों ने, सेकंड पूछा है साहब इन लोगों ने, इन्हीं लोगों ने सेकंड पूछा है मैग्निफिकेशन फॉर मोस्ट स्ट्रेंड आई, वाह वाह, तो आएगी 1 प्लस डी बाई एफ। तो भैया डी बाई एफ 5 है, तो 5 प्लस 1 दोनों मिला के हो जाएगा 6 मैग्निफिकेशन। इतना लल्लू सवाल था, इतना लल्लू सवाल हम लोगों ने किया है, और मैं कहा ना आई डोंट थिंक इससे लल्लू सवाल आपने जीवन में कभी किया होगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए इस लल्लू सवाल को, उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट सवाल जल्दी से करते हैं। तो बेटा पहले फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो भाई एक सवाल और करते हैं, उससे पहले एक काम कीजिए, सवाल लिखिए फटाफट से, जल्दी से सवाल नोट डाउन कीजिए।
हाँ जी। तो बेटा हो क्या रहा है, सवाल के अंदर क्या पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ तक मैं रख सकता हूँ, फारदेस्ट और नियरेस्ट कहाँ पे रख सकता हूँ, सो दैट कि वो बुक को पढ़ पाए। 25 सेंटीमीटर की दूरी पे पढ़ सकता है तो पढ़ पाए। तो कुल मिला के बात ये कि एक तो है, एक कौन सी बात होगी, नियर पॉइंट की। तो बेटा फॉर मैं नियर पॉइंट बात करूँ, फॉर नियर पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो इमेज डिस्टेंस कहाँ पे होनी चाहिए, इमेज डिस्टेंस होनी चाहिए डी पर, मतलब माइनस डी पर। इमेज डिस्टेंस से होनी चाहिए माइनस डी पे होनी चाहिए। बेटा सोल्व करने पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से आएगी वो आएगी डी एफ अपॉन डी माइनस एफ। इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी नेगेटिव हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस डी की वैल्यू कितनी है 25, एफ की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे 25 प्लस 5, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस हम लिख सकते हैं यहाँ पे 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 30, कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर। गेटिंग माई पॉइंट। 25/6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। इसको सोल्व करने पे ये 25/6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बेटा तो ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से कितना आगे तक रख सकते हैं हम लोग, इसको सोल्व करने पे कितना आएगा, देखो इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 4.1 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट। तो ऑब्जेक्ट की एक डिस्टेंस ये हो गई नियर पॉइंट के लिए। अब मैं इसी सवाल में अगर सेकंड बात करूं कि फॉर फार पॉइंट, तो भैया इसी सवाल में अगर मैं फार पॉइंट की बात करता हूं तो फार पॉइंट के केस में इसी सवाल के अंदर मैं ये कैसे, ये अप्रोक्सीमेटली 4.1 ही आएगा ना, 6 इंटू 4, हाँ एक और सही है बात है 4.1 समथिंग ही आएगा। फॉर फार पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो v वहां पे हो सकता है माइनस इन्फिनिटी और u को होना पड़ेगा कितने पे, फोकस पे, मतलब -5 सेंटीमीटर। खत्म बात, आंसर। तो मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर भी हम रख सकते हैं टोटल 5 सेंटीमीटर पे। तो मतलब ऑब्जेक्ट 5 से 4.1 के बीच में आप कहीं पे भी रखोगे तो पढ़ सकता है आसानी से। बड़े सवाल था, इसका हमने सॉल्यूशन किया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया किसके ऊपर, इसके अपने इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आइए पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आइए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ। हाँ जी, तो बेटा सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम हम लोग बनाएंगे। बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है। यहां पे हमने लिया है एक लेंस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक लेंस लिया है जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जिसका नाम हम लोग रखेंगे ऑब्जेक्टिव। गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और लेंस रखते हैं, मतलब ऐसा नहीं डॉटेड नहीं, पूरा लेंस जिसमें, इसका नाम हम लोग रखते हैं आईपीस। बेटा कुछ कुछ बातें मैं करूंगा, ध्यान समझिएगा। ऑब्जेक्टिव जो है, जिसके सामने, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस डिस्टेंस इज यूओ। यूओ बोले तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है मतलब मैं ये लिख देता हूं, इट शुड बी ऑफ स्मॉल अपर्चर। इसका अपर्चर शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। क्यों स्मॉल होना चाहिए अपर्चर, उसके पीछे कारण है। कारण क्या है सर, क्योंकि माइक्रोस्कोप से हम किसको देखते हैं, बड़े बड़े जानवरों को देखते नहीं है। किसको देखते हैं, दूर के चांद तारों को देखते नहीं है, नहीं देखते। तो फिर किसको देखते हैं, माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। और वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, और उनको देखने के लिए उनसे जो रे निकलेगी, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप में इतना छोटा है कि उनसे रे निकलेगी, उसके लिए मुझे बहुत बड़ा लेंस नहीं चाहिए, छोटे लेंस से भी काम चल जाएगा। सर ये कारण है कि इसको छोटा लेने का, हाँ ये वन ऑफ द कारण है। सेकंड कारण क्या है कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट ही बहुत छोटा है, तो बेटा अगर एपर्चर छोटा होगा तो रेज पैरेक्सियल होगी। तो रेज शुड बी पैरेक्सियल, इसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे एपर्चर को स्मॉल रखा है। आप ही दोनों बातों को नोट कर लीजिए, शुड बी स्मॉल अपर्चर। ऑब्जेक्टिव है वो स्मॉल अपर्चर का होना चाहिए, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ऑब्जेक्टिव जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में छोटे अपर्चर का होना चाहिए। और छोटा क्यों होना चाहिए? ताकि रेज पैरेक्सियल हो, और जो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने आप में बहुत छोटे होते हैं, उसके लिए बड़े लेंस की जरूरत ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा इसको उतार लीजिए आप फटाफट से, है ना, उसके बाद ही मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा। तो पहले नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। हाँ जी, अब यहां से क्या होगा, रेज निकलेंगी ऐसे जोम, है ना, ऐसे रेज निकलेंगी बेटा, और ऐसे रेज जाके इस प्रकार से यहां पे ऐसे मीट कर जाएंगी इस तरह से, और यहां पे जो हाइट आएगी इसको हम बोल देंगे h डैश। मतलब ये फर्स्ट इमेज की हाइट आई। मतलब देखा जाए तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि दिस डिस्टेंस इज द इमेज डिस्टेंस फॉर This is the image distance for objective lens VO। बहुत ही प्यारा टॉपिक है बेटा, बहुत प्यारा टॉपिक है, मुझे बहुत पसंद है ये टॉपिक पर्सनली। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है, HO हाइट थी, H डैश यहाँ पे इमेज की हाइट आई। अब हो क्या रहा है सर? ऐसा हो रहा है, देखो मैं इस डायग्राम को बेटा यहाँ से थोड़ा सा डायग्राम है ना अजीब सा बनता है, अब उस अजीब से डायग्राम को बनाऊंगा मैं, जरा देखिएगा, है ना। डायग्राम में पहले एक मिनट इसको कंफर्म कर लो। ऐसे इस तरह से हम लोग यहाँ से लेने वाले हैं, और ऐसे लेके इसको एग्जैक्टली बेटा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सीधा हाथों से ही, तो इसीलिए मैंने तो डायग्राम इस प्रकार से बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा समथिंग ऑब्जेक्ट की इमेज की फाइनल इमेज की हाइट आई है, समझ रहे हो। ये पहली इमेज थी, ये इसके कारण दूसरी इमेज यहां बनी। अब ये रे डायग्राम कैसा है वो आप मॉड्यूल वगैरह में देख लीजिएगा, है ना। तो ये डायग्राम बेटा कुछ इस प्रकार का बनता है, वो हाथ से बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द इमेज डिस्टेंस फॉर आई पीस। ओहो, जोरदार, जबरदस्त। अबे समझ में आ रहा है ना। दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस, दिस इज द इमेज डिस्टेंस फॉर आई पीस। भाई साहब हमारा मुद्दा क्या है? मैग्निफिकेशन निकालना। तो यहाँ पे दो, अब यहाँ पे हमारे पास में पैरामीटर्स होंगे। फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा, मेरी बात समझना, फॉर नियर पॉइंट। नियर पॉइंट किसके? आंखों के, क्योंकि आंखें इधर लगी है और वो सब देख रही है जो इमेज यहां बन रही है। तो फॉर नियर पॉइंट, इसके लिए नियर पॉइंट का मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो पहली बात तो बेटा यहाँ मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसे आएगी, मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। तो फाइनली यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा नियर पॉइंट के लिए? बेटा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इस लेंस का मैग्निफिकेशन हो जाएगा V/U। इसको आप नेगेटिव में लिख सकते हो। नेगेटिव में इसलिए क्योंकि ओवरऑल मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आ रहा है, इसलिए बेटा इनको विदाउट साइन आपको, मतलब यहाँ पे आपको विद नेगेटिव साइन में इसको मैग्निफिकेशन लेना है। तो V/U मल्टीप्लाई बाय, ध्यान से समझिएगा, V/U किसका आया है? ऑब्जेक्टिव का, तो VO/UO। ये तो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन आया है। और नियर पॉइंट के लिए आई पीस का कितना होता है? वो होता है 1 + D/F। अरे सही है ना, 1 + D/F। गेटिंग माई पॉइंट? पक्का समझ में आ रहा है? बेटा आपको साइन वाइन नहीं रखने, कुछ साइन मैंने ऑलरेडी लगा दिया, नेगेटिव होना चाहिए, खत्म बात। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको इस प्रकार से याद रखना है। मैं आपको यह अपना फॉर्मूला बता रहा हूं, अपना तरीका बता रहा हूं, आपको बस ऐसे याद रखना है कि मैग्निफिकेशन ओवरऑल नेगेटिव आएगा कंपाउंड का, इस फॉर्मूले से आएगा। आंसर फाइनली माइनस लगाना है, क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन शुड बी नेगेटिव। यहां पर मैं फिर से लिख रहा हूं, या फिर आप कह सकते हो कि इसके केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा। तो इसके पर्टिकुलर के केस में हाइट ऑफ इमेज जो बनी है H डैश अपॉन रियल जो हाइट थी 1 + D/F। अब सही है, ये भी तो बात ही एक ही है।
और अगर मैं आगे बात, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा बस ये लिख देना, आगे बात करूं कि फॉर फार पॉइंट, बहुत दूर अगर मैं बनाना है, बहुत दूर, रिलैक्स आई के लिए, स्ट्रेंड आई, रिलैक्स आई, जबरदस्त, तो मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू, ये सेम रहेगा, वी अपॉन यू ओ सेम रहेगा, बस मल्टीप्लाई क्या करना है, डी बाई एफ, दैट्स इट, खत्म। इसी तरह क्वेश्चन ये आ गए मैग्निफिकेशन के दोनों फॉर्मूले कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। बेटा इसमें और भी चीज़ें होंगी कुछ कुछ, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, जैसे ट्यूब लेंथ हो गई, या इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का लेक्चर अपन लोग यहीं समाप्त करते हैं, हमें समय परमिशन नहीं दे रहा है कि हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्यूब लेंथ भी पढ़ेंगे, ट्यूब लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ट्यूब लेंथ की बात कर रहा हूँ। तो बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा है, इसके ऊपर कुछ सवाल करेंगे और फिर उसके बाद हम टेलीस्कोप की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।